कराची एक ऐसी जगह है जो कि हब है रॉ की एक्टिविटीज का। गैर मुल्की जो एजेंसी है आपकी यहाँ की भारत की, उसका जो हब है वो कराची है। वो कहता है अजीत देवल के जिस पाकिस्तानी को चाहे हमारा ऐसा नेटवर्क कत्ल कर सकते हैं। ये भी देखो, हाफिज सईद बाद दानिश्वर कह रहे हैं कि हाफिज सईद टारगेट नहीं था, और मैसेज तो हाफिज सईद को ही देना था ना। तो आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बिल्ड हो चुका है। एक शख्स डेविड पीटर पॉल पकड़ा गया है, ये मास्टरमाइंड है जौहर टाउन धमाके का, हाफिज सईद साहब के घर के बाहर हमले का, और इसके अहले खाना की जो डिटेल्स आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। वो डिटेल्स जिससे साबित होता है कि इसका रॉ से ताल्लुक, इनका जो माजी है, अगर आप बीजीआईबी और डीजी रॉ का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो कोई खालिस्तान पे स्पेशलाइज करता है, कोई कश्मीरी रेजिस्टेंस को तबाह करने के लिए। तो ये सबवर्जन और सबोटाज में, ये जासूसी में, काउंटर इंटेलिजेंस में इनका बड़ा वसी तजुर्बा है। मिडल ईस्ट में दुबई पोस्टेड रहा है, वहां से मिडल ईस्ट ऑपरेशन कंट्रोल करते रहे ये। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान का अगर आपको कुछ बुरा करना है ना, तो आपको पहले कराची जाना चाहिए। कराची में आपको सब कुछ मिला जुला मिलेगा। अब कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ा मल्टी कल्चर भी है, और उसमें आपको छिपना भी आसान हो जाएगा। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इंडियन रॉ के कई सारे एजेंट कराची में भरे पड़े हैं, और उसका आईएसआई भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब देखिए, पिछले दिनों मुझे जहाँ तक पता है ना, तब एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका मैं लीडर का नाम भूल रहा हूँ, वो भाई साहब अभी लंदन में है। उन्होंने कई सारे दंगे करवाए। अगर आप पाकिस्तानी होते ना तो आपको लगता, एज ए इंडियन आपको देख के अच्छा लगेगा कि भाई पाकिस्तान में झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप पाकिस्तानी होते ना तो आपको लगता कि भाई ये क्या लॉजिक है झगड़े करवाने का, क्या सिचुएशन है। तो कहने का मतलब ये है कि कराची जो है वो हब है। अगर आप कुछ करना चाहते हो पाकिस्तान के अंदर, आपके कुछ मतलब कॉन्टेक्स्ट निकल आते हैं ना, तब पाकिस्तान में आप रह सकते हो कराची के अंदर जितने साल रहना चाहो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एक शख्स डेविड पीटर पॉल पकड़ा गया है, ये मास्टरमाइंड है जौहर टाउन धमाके का, हाफिज सईद साहब के घर के बाहर हमले का, और इसके अहले खाना की जो डिटेल्स आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। वो डिटेल्स जिससे साबित होता है कि इसका रॉ से ताल्लुक है, इसका भारतीय खुफिया एजेंसी से ताल्लुक है, इसको बाकायदा फंडिंग की गई, इसको पाकिस्तान से बाहर किस मुल्क में तरबियत दी गई, ये तमाम डिटेल्स आई हैं जो कि मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं नाज़रीन। तो अच्छा, भारतीय खुफिया एजेंसी जो है ना रॉ, उसको ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं, बद किरदार लोग, क्योंकि किरदार वाला आदमी जो है वो कभी भी अपने वतन को बेचने का नहीं सोचेगा। इस तरह के दलाल टाइप लोग जो होते हैं वो उनको चाहिए होते हैं, वो मिल गया। अच्छा, ये लोग क्या होते हैं? ये लोग सिर्फ पैसे के होते हैं, उनको कहीं से पैसा मिल जाए ये पैसे कबूल कर लेंगे। कराची एक ऐसी जगह है जो कि हब है रॉ की एक्टिविटीज का। गैर मुल्की जो एजेंसी है आपकी यहाँ की भारत की, उसका जो हब है वो कराची है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कराची में अब आप देखें, इससे पहले जो एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन का पूरा नेटवर्क था, उसको कौन फंड करता था? उसको ये रॉ फंड करती थी। अल्ताफ हुसैन तो खुद अपने मुंह से मान चुका, बल्कि रॉ की मदद मांग चुका है, पाकिस्तानी फौज को बद्दुआएं दे चुका हुआ है। कराची वो जगह है जहां पे रॉ ने अपने कदम जमाए, वहां पे ये लोग मौजूद है। कराची से रिक्रूट करना इनके लिए बड़ा आसान है। और देखे ना आप, इन्होंने हमला करना था लाहौर में, लाहौर से इनको बंदा नहीं मिला कोई। कराची में चूंकि इन्होंने अपने कदम जमाए हुए हैं, वहां से इनको बंदा मिल गया। इससे भी आसान काम क्या होता है, मैं आपको इनकी तरीका वारदात बता रहा हूं। वो पाकिस्तानी जो बैरूने मुल्क रहते हैं, अब देखे ना, भारतीय का, किसी भी भारतीय का पाकिस्तान आना, चाहे खुफिया तौर पर ही सही, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऐसे लोगों का दुबई, बहरीन, इन मुल्कों में तो बड़े खुलेआम आना जाना है, और वहां पे पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में है। तो भर्ती करना किसी पाकिस्तानी को किसी और मुल्क में रहते हुए ज्यादा आसान है। तो इस तरह के जो खुफिया एजेंसी है भारत की, जो दुश्मन खुफिया एजेंसी, ये ऐसे ममालिक का, खास तौर पे अरब ममालिक का इस्तेमाल करती है बहुत ज्यादा। क्यों? वहां पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है। और अक्सर वो कहता है अजीत देवल के जिस पाकिस्तानी को चाहे हमारा ऐसा नेटवर्क कत्ल कर सकते हैं। ये भी देखो, हाफिज सईद बाद दानिश्वर कह रहे हैं कि हाफिज सईद टारगेट नहीं था, और मैसेज तो हाफिज सईद को ही देना था ना।
ये तो उन्हें अंदाजा था ना। देखें उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनके लोग हैं जो एलानिया उनके लिए काम करते हैं, जो कहते हैं जी जो हर कीमत पे भारत के साथ ताल्लुकात कायम करो, हर कीमत पे। इमरान खान साहब ने आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो मीसाक जमहूरियत था उसकी 17वीं शिक ये थी, विदाउट एनी प्रेजुडिस अफगानिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात रखे जाएंगे, यानी जो मर्जी हमारे साथ वो सलूक करें। अच्छा, अब ये टेररिस्ट वहां से आ रहे हैं और जाहिर है कि अमेरिका को मालूम है, हमें मालूम है, उन्हें मालूम नहीं है। वो कश्मीर और नेक्सलाइट्स की जो मूवमेंट है इसके ऊपर उनकी बेसिक ट्रेनिंग ही ये हुई है कि इसको किस तरीके से खत्म करना है, किस तरह कश्मीरियों के ऊपर जो है वो जुल्म सतम करना है, किस तरह नेक्सलाइट्स को जो है वो खत्म कर देना है और वो सारी इलाके को तबाह बर्बाद कर देना है। उनके डीजी रॉ जो आए वो खालिस्तान के ऊपर जिस तरह उन्होंने काम किया वो सारा आपने बताया। ये वही पैटर्न इख्तियार करेंगे जो इसराइल कर रहा है। देखिए, इसराइल के साथ इस वक्त बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने बिल्ड की हुई है। ये असलाह भी इसराइल से खरीद रहे हैं। इवन बालाकोट पे जो बम इन्होंने गिराए थे वो इसराइली बम थे, आपको याद होगा। और मजीद ये सारा जो जासूसी और सर्वेलेंस का जितना निजाम है, जो ड्रोन इनके पास है, वो सब इसराइल से आ रहे हैं। इनका जो माजी है, अगर आप BGIB और DG रॉ का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो कोई खालिस्तान पे स्पेशलाइज करता है, कोई कश्मीरी रेजिस्टेंस को तबाह करने के लिए उन पर काम करता रहा है, कोई नक्सलाइट्स पे काम करता रहा। ये एक में से एक आदमी था, वो लंदन में पोस्टेड था और वहां पे इसने जितनी भी पंजाबी मूवमेंट थी जिनमें ज्यादातर सिख थे, उनमें इन्होंने हिंदुओं को दाखिल करके पूरी मूवमेंट्स को हाईजैक कर लिया। तो ये सबवर्जन और सैबोटाज में, ये जासूसी में, काउंटर इंटेलिजेंस में इनका बड़ा वसी तजुर्बा है। मिडल ईस्ट में दुबई पोस्टेड रहा है, वहां से मिडल ईस्ट ऑपरेशन कंट्रोल करते रहे ये दोनों अफराद। तो अब जो कुछ ये आ रहे हैं तो अपने साथ जो तजुर्बा लेकर आएंगे ये सारा इस्तेमाल करेंगे BLA के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बिल्ड करने के लिए, TTP को बिल्ड करने के लिए, MQM के एलिमेंट जो अल्ताफ हुसैन के लॉयलिस्ट अभी भी कराची में हैं उनको इस्तेमाल करके रियासत पाकिस्तान को अंदर से तबाह करने के लिए। तो एक हम इनके आने से और जिस तरह पावर BJP को मिली है इंडिया में, जिस तरह वो अपोजिशन को क्रश कर रहे हैं, जिस तरह एक फैशिस्ट स्टेट बिल्ड हो रही है और जिस तरह ये असलाह खरीद रहा है पूरी दुनिया से, अगर आप सिर्फ इन चीजों को मैप करें, एक पैटर्न बिल्ड करें, तो आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बिल्ड हो चुका है। और आने वाले वक्तों में हम चाहें या ना चाहें, हम जितना मर्जी अमन की बात कर लें, इंडिया के साथ एक बराह रास्त तसादुम हमारा नागुज़ीर है। उनका ये चूंकि सारा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जिस तरह इसराइली रियासत का है। फौज को और पब्लिक को लड़ाने की, इनको आमने सामने लाने की एक बहुत पुरानी गेम है जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की है, जिसको हर हाल में वो पूरा करना चाहते हैं। वो ये है कि फौज और पाकिस्तान की पब्लिक किसी दिन आमने सामने आ जाए। जो पाकिस्तान के दुश्मन चल रहे हैं उन्होंने मुल्कों के नाम भी लिए मेरे सामने, अमेरिका का उन्होंने जिक्र किया, 2-3 और मुल्कों का उन्होंने जिक्र किया, इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने सहाफियों के नाम बताया कि ये सहाफियों को भी इस्तेमाल किया गया। हामिद मीर का तो उन्होंने साफ नाम लिया, मुझे कहा उन्होंने हामिद मीर के बारे में कि इस आदमी को भी टास्क दिया गया था कि बलूचिस्तान की फलां फलां चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट करो, पब्लिक को और फौज को लड़ाओ आपस में कुछ भी करके, और ये करता था। और ये बाकायदा रिपोर्टें मौजूद थी पाकिस्तान के इदारों के पास। वो वक्त आ गया है, यानी दुश्मन जो चाहता था वहाँ तक पाकिस्तान पहुँच गया है। अब सिर्फ एक चंगारी लगने की देर है। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज से एक शिकवा है और फ़ौज के ख़िलाफ़ बदतरीन ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर बने हैं, जिसमें वो हल्के बहुत खुश हैं जो इस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते थे। इंडिया में बैठे हुए चंद लोग, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम जारी की हुई है। तमाम तर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है और वो पता ये चला कि वो फेक सब कुछ चल रहा था। दैट वाज कॉन्स्पिरेसी और रिजल्ट ये था कि आपके सामने पाकिस्तान एक टेरर स्टेट के तौर पे सारी दुनिया वही बात कर रही थी, अमेरिका वही बात कर रहा था। अभी लेटेस्ट जो हुआ है 2+2 भारत और अमेरिका का, वहां पर उसने फिर पाकिस्तान को वही ताना दिया है। तो दैट इज दोज आर द कॉन्स्पिरेसी इंटरवेंशन। जब आपके हालात मुल्क के अंदर कोई चीज ऐसी हो, जब हालात एक दिगर पे चल रहे हो, अभी आप रमनार उसका तस्करा कर रहे थे, तो एक दिगर पे चल रहा था हालात, तो सडनली उसके अंदर आप देखिए रेस्टा को आग लगी, उसके बाद क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। वो हालात को अपने तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये वो चीजें हैं जो इंटरवेंशनिस्ट करते हैं और होती रही है पाकिस्तान से पहले। आप बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, नंबर 1।
पाकिस्तान के जो मुहतरम इदारे हैं, चाहे वो आपकी अदलिया है, चाहे अफवाज है, वो अंडर अटैक हैं। इंडिया ने, आपको मालूम है कि गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से ख़ास तौर पर बहुत ही स्मार्टली एक काम किया। पूरी दुनिया में ये शोर मचाना शुरू किया पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। अब ये स्मार्टली उन्होंने किया क्यों, और मैं क्यों कह रहा हूँ स्मार्टली, क्योंकि जो भी दुनिया में फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, जो आज़ादी की जिद्दोजहद है, वो कानूनन जुर्म नहीं है, और उसके लिए मुख्तलिफ मीन्स को अडॉप्ट करना, जो आदिवासी हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं किसी एक खित्ते के, वो अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर सकते हैं। उसकी अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन में गुंजाइश है। लेकिन अगर इंडिया अब ये साबित कर दे कि नहीं, ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये दहशत गर्दी है, और यही काम इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी जो है वो किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाता। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जिस हालत में है वो आपके सामने है, और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गंदम की जो पैदावार है बड़ी कम हो रही है, फ्यूल शॉर्टेजेस ऑलरेडी, अगर लोग लड़ना शुरू कर दें आपस में, तो ये जो सूरत हाल है ये अचानक नहीं बन गई। अच्छा, तो यानी आपका ख्याल ये है कि ये सारा वेल प्लान्ड है, मतलब ये आपका कंसिडर्ड ओपिनियन, ये आपने बड़ा, यानी आप इस पे बिल्कुल, यानी आप यानी बिल्कुल तय कर चुके हैं, और बिल्कुल आपका एक ओपिनियन है कि ये जो भी कुछ है ये बाहर से खेल खेला गया है, ये समझे? कह रहे हैं कि बाहर से इंटरवेंशन हुई है, लेकिन अब हल क्या है इसका? देखिए, हल इसका ये है, मेरे नजदीक इस वक्त जिस तरीके से हम आपस में दस्तो गरेबान हैं, और जो आगे होने जा रहा है, इमरान खान साहब जिस तरीके से पीटीआई को लेके चल रहे हैं, और जो हुकूमत में लोग बैठे हुए जो दावे कर रहे हैं कि हम पीटीआई को ये कर देंगे, पीटीआई को वो कर देंगे, इस टकराव का नतीजा क्या होगा आगे डॉक्टर साहब? जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका नतीजा क्या होगा डॉक्टर साहब? जिस तरीके से अफवाज के अंदर अपनी सीनियर लीडरशिप और रैंक एंड फाइल के दरमियान जो तफरका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका नतीजा क्या होगा डॉक्टर साहब? वक्त है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, और इसमें आला तरीन अदलिया के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, आपके सदर साहब इस पर मौजूद हैं, आपकी सियासी पार्टियों के ज़ुमा इस पर मौजूद हैं, पीटीआई अगरचे हुकूमत से निकल चुकी है लेकिन मौजूद है, इमरान खान साहब की सूरत में एक बहुत बड़ा बयानिया लेकर सामने आई है आपकी। इन सब को मिलके बैठ के अपना सर जोड़ना होगा, वरना डॉक्टर साहब इस सब हंगामे में शायद और पहले कोई निशाना बने या कोई निशाना बाद में बने, निशाना सब बनेंगे, और बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त जद पर है, और पाकिस्तान दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर हो रहा है। के पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह फ्लेवर है। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए, सबसे पहले तो बात ये है। और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े हैं इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है, और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वाज लाइक अ पावर शो टू शो कि हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज, तो उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल। और मेरे ख्याल में इट वाज इंटेंशनली डन, इट वाज एन एक्सरसाइज, लेकिन आपका सिस्टम फेल्योर हुआ है। आपके रडार ने उसको पिक किया, लेकिन आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल, लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा भारत का दूसरा मिसाइल नहीं है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सके। भारत ने इसके भी 6-7 फेंके हैं तो ये 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा, इतना तेज। 1 सेकंड के अंदर लगभग 8 किलोमीटर का फासला तय करता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, बहुत तेज रफ्तार है इसकी। तो ये इसको रोकने के लिए आपको इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ये चेक करना चाहता है कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है कितनी है, कि अगर मिसाइल फायर करेंगे तो पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है, डिटेक्ट कर पाता है या नहीं पाता। देखिए, एक जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहां पे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वहां पर लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान उसको ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा था, डिटेक्ट कर लिया था, और अचानक से उसने जो अपना ट्रैक है या फ्लाइट पाथ है वो बदला और पाकिस्तान की तरफ आया और पाकिस्तान में आके गिरा। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया का एक मिसाइल पाकिस्तान में घुस गया, और घुस तो गया लेकिन 3-4-5 मिनट वो घूमता भी रहा। 100-150 किलोमीटर उसने वहाँ पर चक्कर भी लगाए, एक भी पाकिस्तानी सिस्टम ने उसको डिटेक्ट नहीं किया।
और पाकिस्तान के पास जो डिफेंस सिस्टम है ना वो चाइना वाला है, उसने डिटेक्ट नहीं किया। और फिर अंत में वो जो मिसाइल था ना वो ज़मीन पर गिर गया। आसपास ना ही कोई रिहायशी इलाका था, ना ही कोई घर बार था, ना ही कोई लोग थे, लेकिन जहाँ दूर थे ना वहाँ पर भी उनको पता चला कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, कि भाई एक मिसाइल आया है और यहाँ पर गिरा है। मतलब बाद में जब तहकीकात की गई तब उनको पता चला। अब ज़रा सोचिए कि इंडिया ने एक साथ पूरे पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत है उतने ब्रह्मोस अगर छोड़ दिए तो क्या पाकिस्तान के पास रिवर्ट बैक करने का ऑप्शन बचेगा? मुझे नहीं लगता बचेगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई हमने कुछ नहीं करा और इंडिया की मिसाइल आई, ड्रॉप हो गई, और इंडिया ने ये भी कहा कि गलती से आ गया है, लेकिन सबको पता है कोई गलती से नहीं आया। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वो करेंगे, अभी तक तो उन्होंने की नहीं, तो करेंगे इसमें। मिसाइल के बारे में मैंने जो खासकर जो मैंने पढ़ा है, मिसाइल के बारे में इनके पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह फ्लेवर है। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए। सबसे पहले तो बात यह है। और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है, और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वाज लाइक अ पावर शो टू शो कि हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज। तो उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल, और मेरे ख्याल में इट वाज इंटेंशनली डन, इट वाज एन एक्सरसाइज। लेकिन आपका सिस्टम फेल्योर हुआ है, आपके रडार ने उसको पिक किया, लेकिन आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल सिस्टम, इट फेल्ड कर लेते हैं। क्योंकि ये तो खैर हम ये भी समझते हैं कि चलें इसी वजह से शायद ज्यादा जो है वो वरना हम तो इनका जवाब पत्थर से देने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन तो खान साहब की आखिरी स्पीच जो है वो और देखें। मैं तो खैर शुरू से ये कहता हूं कि आपका इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि आपके हालात बेहतर हो जाएंगे अगर आप इंडिया से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि आप तो बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर नहीं हो सकते जो 1973 में आजाद हुआ। आप तो उनके साथ भी कंपैरिजन करने की पोजीशन में है, तो आप भारत के साथ कंपेयर करते हैं जो साइज में बहुत बड़ा है, जिनके अंदर जमहूरियत की एक पूरी एक्सरसाइज होती है, जो सही एक्सरसाइज होती है। हाइब्रिड सिस्टम नहीं है वहां पे। पंजाब उसकी आज जिंदा मिसाल है। ये चेक करना चाहता है कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है कितनी है कि अगर मिसाइल फायर करेंगे तो पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है, डिटेक्ट कर पाता है या नहीं पाता। देखिए, एक जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहां पे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वहां पर लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान उसको ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा था, डिटेक्ट कर लिया था, और अचानक से उसने जो अपना ट्रैक है या फ्लाइट पाथ है वो बदला और पाकिस्तान की तरफ आया और पाकिस्तान में आके गिरा। अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर ये मिसाइल भारत की तरफ से आया था, 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सरहद में आया, मियां चन्नू में आके गिरा, तो पाकिस्तान ने उसको क्यों मार गिराया। ठीक। अब मेरी इस हवाले से जो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं जो मिसाइल प्रोग्राम को और ये सारे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनको देखते हैं, तो वो कहते हैं ये तो अनथिंकेबल है। इवन अगर आपको पता भी हो तो आप इस तरह के मिसाइल को, इवन अगर हमारे पास तो वैसे भी वो डिफेंस शील्ड है ही नहीं, अगर आपके पास हो भी तो जो टाइम था, देखें 124 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, इस मिसाइल ने पाकिस्तान की हदूद में जब ये दाखिल हुआ तो 3 मिनट और 44 सेकंड लगे। खान साहब कह रहे थे कि मैं इंडिया की तरह एक न्यूट्रल पॉलिसी जो है वो बना रहा हूं तो सब मेरे खिलाफ हो गए। उसके खिलाफ मैं ये कहूंगा, उसमें आलिया इनके अपने एक एडवाइजर साहब ने, मोहित यूसुफ साहब ने फरमाया था कि इंडिपेंडेंट पॉलिसियां बनती हैं जब आपकी मुआशी तौर पर आप स्ट्रांग हो। अगर आपकी इंडिपेंडेंट मुआशी पॉलिसी होगी तो तब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट होगी। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस होगी तो आप कभी भी आपकी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आपको जहां से डॉलर आएंगे आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, उनका इन्फ्लुएंस और कंडीशन साथ आएंगी पैसों की। और अभी तक आप जहां भी जाते हैं पैसे मांगते फिर रहे हैं। आपने IMF, तो आप हर किस चीज का कंपैरिजन। डॉक्टर जयशंकर इज अ प्रोफेशनल, इज अ स्टेट्समैन, इज अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट। हमारे जो मौसूफ हैं वो मुल्तान की, वो जिले की सियासत चाहते हैं, वो उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दी कि देखें OIC का इजलास हो रहा है और उसका एक की प्लेयर जो है UAE, वो कश्मीर बैठा है, क्योंकि इन्होंने कश्मीर पे बात करनी होगी। वो वहां पे अपॉर्चुनिटीज, वो कश्मीर का अजीब सी बात है, वो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तैयारियां, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे कर रहे हैं। मौका नहीं है कि इतना क्विकली पहले तो डिटेक्ट करें और फिर उसके बाद वो रिएक्ट करें। तो ये तो वो कहते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन है
कि आप इसको मार गिरा सकते थे या इसको स्ट्राइक डाउन कर सकते थे। ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो आपका एडवर्सरी है, वहां पे आके गिरता है, कोई और उसको मिस इंटरप्रेट करता तो उसका क्या हाल होता है। तसव्वुर करें कि अगर ये वाला काम, लेट्स से कि अमेरिका का कोई मिसाइल गलती से आके रूस में गिर जाए या रूस का मिसाइल कोई गलती से आके अमेरिका में गिर जाए तो क्या रद्द अमल होता। तो मुल्क में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। तो यहां पर पेलोड गिराकर चले गए थे, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बैठकर मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली? क्या हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं है जो इंडिया ने इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके? और वो जो हम बात बात पे कहते थे हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहां से? तो हमें ये चीजें जो हैं वो देखनी चाहिए। ये आप भूल जाएं कि जी अमेरिका करा रहा है, हिंदुस्तान करा रहा है, वो करवाएंगे। अच्छा, अगर आप हिंदुस्तान की जगह पे होते तो आपने भी यही काम करना था, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डायनामिक्स यही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया अगर ऐसा कर सकता है, मतलब ये सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो या फिर जो भी हो, पाकिस्तान में कई सारे एंटी इंडिया या फिर एंटी हिंदू लोग हैं, जब उनको मरवाने की बात हो रही हो तो इंडिया जब सारी चीज़ ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब भाई साहब को कौन बताए कि सबसे पहले आपको सामने वाले कंट्री के लेवल में होना पड़ेगा, या फिर कहे कि आपके रिलेशंस दुनिया के साथ इतने मजबूत होने चाहिए, तब जाकर ये सारी चीज़ें हो सकती है। इनमें से कोई भी चीज़ आपकी फेवर में नहीं जाती। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इंडिया अटैक करके चला गया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मान लीजिए कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अटैक करने की ट्राई की, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फुल फ्लैज वॉर ना हो। और अगर ऐसा हो गया तो फिर अब तो ऐसा कहा जाता है कि भाई 15-20 साल 25 साल पाकिस्तान पीछे जा चुका है इंडिया से। लेकिन अगर मान लीजिए फुल फ्लैज वॉर होती है, और उसमें नो डाउट इंडिया का भी नुकसान होगा, इंडिया की भी इकोनॉमी थोड़ी स्लो पड़ेगी, GDP स्लो होगा, लेकिन इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा पाकिस्तान का। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि फाइनल सोल्यूशन आ जाए जिसमें बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाए, POK इंडिया के पास आ जाए, सिंधु देश एक अलग बन जाए, आज का पंजाब है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान बना रहे, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क दुश्मन बैरून मुल्क से आ रहे हैं, सरहदी चौकियों पर हमले कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को आगे बढ़कर कार्रवाइयां करना होंगी। अगर हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर दहशतगर्दी का सांप अफगानिस्तान में पल रहा है तो पाकिस्तान वहां जाकर इस सांप का सर क्यों नहीं कुचल रहा? और आलमी दुनिया, इसकी मिसालें मौजूद है आलमी दुनिया में, पाकिस्तान की सरजमीन पर की है कि भारत ने सिर्फ शुबा होने पर ही पाकिस्तानी सरजमीन में अपने तैयारे भेजे थे, तो यहां पर पेलोड गिराकर चले गए थे। अमेरिका सिर्फ इस खदशे के तहत कई ममालिक पर चढ़ दौड़ा है कि यहां से अमेरिका के खिलाफ कोई मंसूबाबंदी हो सकती है। अगर ये ममालिक अपनी सलामती के नाम पर दूसरे मुल्कों में हमले कर सकते हैं जहां से इन्हें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बैठकर मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली? आज भी ये जो कुछ हो रहा है इसमें CIA भी शरीक है, मोसाद है, ये भी भारत है, और किसी हद तक बाज एलिमेंट्स ईरान में भी हैं जो कि ये मदद कर रहे हैं। वो कि हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि हुकूमत की मर्जी उसमें शामिल है या नहीं, लेकिन बाज एलिमेंट्स वहां पे मौजूद हैं जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि गल्फ स्टेट्स वगैरह भी हैं जो कि इसमें मदद कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, और वो जो हम बात बात पे कहते थे हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहां से? तो हमें ये चीजें जो हैं वो देखनी चाहिए। हमारा टेंशन अफगानिस्तान से रहेगा क्योंकि TTP और अफगान तालिबान की सोच, उनका फलसफा एक है। खतरे की बात यह है कि TTP वाले कहते हैं कि जो फाटा के साबका इलाके हैं जो अब इजला बन के खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए हैं, वो आज़ाद होने चाहिए, उनकी अलहदा हैसियत होनी चाहिए। तो क्या इन्हें सपोर्ट हासिल है अफगान तालिबान की? नहीं तो वो जो है कैसे आ रहे हैं वहां पे? मफरूजा तो यही होगा अगर वहां से आ रहे हैं, वो रोक तो नहीं रहे कि पाकिस्तान को कौन से खतरात लाहक हैं, अंदरूनी, माशी
और फिर ये सिक्योरिटी सूरत हाल, कौन सा हमारा बॉर्डर सेफ है? ईरान से लेके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक पूरा का पूरा जो तीन जो हमारे बॉर्डर्स हैं, सारे खतरात वहां पे मुंडला रहे हैं। हमें बहुत बड़ा एक दाग लग चुका हुआ है, पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, इसी तरह की सूरत हाल थी। लिहाजा हमें तारीख से सबक हासिल करना चाहिए और वक्त पे किए हुए इकदाम ही नतीजा खेज होते। लेकिन अगर इस स्टेज के ऊपर अफगानिस्तान में तालिबान को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया या हमने को मिलिट्री एक्शन किया तो वो मजीद डिस्टेबलाइज होगा। अगर तालिबान की हुकूमत कमजोर पड़ती है तो वहां पे आप देखेंगे खाना जंगी शुरू हो जाती है। जनरल साहब, अब चले हम ये मान लेते हैं अफगानिस्तान अब उतना मुलव्विस नहीं है उसमें क्योंकि रजीम चेंज हो चुकी है। ईरान से हम बात क्यों नहीं करते? क्या हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं हैं जो इंडिया ने इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके, जो तुर्की करता है कुर्दों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके? देखिए, यहाँ पे ईरानियन इंटेलिजेंस के कुछ लोग डेफिनेटली लगता है कि इन्वॉल्व हैं, बजाय पब्लिक में रिजॉल्व करने के ये बिहाइंड द सीन रिजॉल्व की जाए, आते रहे हमारे। लेकिन सर, ये उसी बरादर मुल्क ने हमें ये धमकी दी थी कि अगर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई, दोबारा किसी दहशतगर्द ने ईरान में कार्रवाई की तो हम खुद हिट करेंगे वहां पर आके। ये उस बरादर मुल्क ने कहा था और उसको ये भी हमें बताना जरूरी नहीं है कि हम भी आपके बरादर मुल्क हैं, हमारा भी ख्याल रखें। इंडिया के ताल्लुकात उनसे बहुत बेहतर और इंडिया के पास चाह बहार है, वहां पे वो सारा उनका नेटवर्क इंडिया का काम कर रहा है, ईरानियों ने कभी रोका नहीं। और ये भी एक हकीकत है कि इंडिया के जितने अच्छे ताल्लुकात, करीबी ताल्लुकात इनके साथ हैं, इजराइल के साथ, वो ईरान के ऊपर जासूसी करते रहे, ईरानी इंफॉर्मेशन उनको देते रहे। लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो चिपका हुआ है उनसे और वो मेरी समझ से बालतर है कि उनको क्यों नहीं ये चीजें समझ आ। लेकिन अहम सवाल तो ये है कि इन अनासर की डोरें किन हाथों में है? डॉक्टर साहब, क्या हम अपने दुश्मन से वाकिफ हैं और इन वाकयात की टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर गए और वहाँ दावत देकर आए कि आए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, दूसरी तरफ ये अनासर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डोरें किसी के भी हाथ में हों, जब तक आप मुकाबला खुद नहीं करेंगे, ये उम्मीद क्यों रखते हैं? अगर इस थ्योरी पे चला जाए कि डोरें किसी के हाथ में हैं, तो फिर आप या तो उन डोरों को काटें या फिर आप मुकाबला करें। अगर आपने इसको डील करना है, या तो आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से करें, जो पाकिस्तान नहीं कर सकता। उसकी वजूहात हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे कंस्ट्रेंट क्या हैं, जो आप जिसकी इकोनॉमी अपने पाँव पे ना खड़ी हो, वो दूसरी कौमों का से बराह रास्त मुकाबला नहीं कर सकती। तो उसका दूसरा हल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये है कि वो इस सिचुएशन को डायरेक्टली एड्रेस करें। ये आप भूल जाएं कि जी अमेरिका करा रहा है, हिंदुस्तान करा रहा है, वो करवाएंगे। अच्छा, अगर आप हिंदुस्तान की जगह पे होते तो आपने भी यही काम करना था, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डायनामिक्स यही है। एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान वो किसके हक में जाता है? वो जाहिर है वो हमारे खिलाफ जाता है और हक में जाता है, अमेरिकन के जाता है, इंडियंस के जाता है, जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान के अंदर सीपैक आगे जो बढ़े, पाकिस्तान के अंदर जो BRI का प्रोजेक्ट है वो आगे चले, पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के हालात खराब होंगे तो चाइना के अंदर जो हालात, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो अफेक्ट होगी। अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे वो इनहेंस कर रहे हैं। फिर जो लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहते हैं ना, वो उसने इंडिया को उठाया है, और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात कर। ये भारतीय सरकार ने 14 चोपर हेलीकॉप्टर थे और इसी तरह से मिसाइल थे जो बैरून ममालिक से खरीदे जाने थे। ये डील कैंसिल कर दी गई है और ये कहा गया है कि मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा, यानी भारत के अंदर बनी हुई दिफाई जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा और बैरून ममालिक से असलहा नहीं खरीदा जाएगा। इंडिया एक टाइम पे कहा जाता था कि इंडिया जो है डिफेंस इंपोर्टर कहलाया जाता था, आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे आप? भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों हमने न्यूज़ सुनी थी कि तकरीबन ब्रह्मोस जो है हम पूरी दुनिया को बेचेंगे और उसमें फिलीपींस और
इस टाइप के साउथ चाइना सी में आसपास में जो कंट्रीज़ है वहाँ पर हम बेचने की बात कर रहे थे, और उसमें फिलीपींस कस्टमर भी बन चुका है हमारा। अब यहाँ पर कमर चिमा का कहना है कि 7 से 8 कंट्री ऐसे हैं जिनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस। उसमें कई सारे नाम लिए हैं, जैसे कि मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली जब एक कंट्री स्ट्रांग बनता है, और इंडिया तो ग्लोबल साउथ की बात करता है, तो उसको यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें भी करनी पड़ेगी, जैसे अमेरिका जापान को सिक्योरिटी देता है, साउथ कोरिया को सिक्योरिटी देता है ना। जैसे पूरी दुनिया के अंदर उसके कई सारे बेस बने हुए हैं कि उसको कहीं पर भी पहुँचना है वो बहुत ही आसानी से पहुँच सकता है। इंडिया भी उस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे वो इनहेंस कर रहे हैं। फिर जो बाकी जो ममालिक हैं, श्रीलंका, मालदीव्स हो गए, वो तो वैसे ही छोटे छोटे हैं, उधर तो इंडिया वैसे अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। सो जो चाइना की जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है वो कहते हैं कि हमने इसको रोकना है। ऑन द अदर हैंड अब ये है कि क्या इंडिया सार्क रीजन में, अफ्रीकन कंट्रीज में क्या अपनी डिफेंस वेपन्स देगा? जो गन अटैक्स, टैंक्स, गन्स एंड टैंक्स हैं, चॉपर्स हैं, इस तरह का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो देगा, और कहेगा कि जी हम चाइना के इक्वल पार्टनर हैं, चाइना के खिलाफ आपको सपोर्ट करेंगे। एक टाइम पे कहा जाता था कि इंडिया जो है डिफेंस इंपोर्टर कहलाया जाता था, आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे आप? भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो। इंपोर्टर कहलाया जाता था, आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे आप? हाँ, क्योंकि ऐसा है कि पहले अगर वो डिफेंस खुद को दे रहा था, अब वो दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहा था कि वो भी अपनी कंट्री खुद को सेव कर सके, अपने लोगों को सेव कर सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर वो दूसरी कंट्री की, वो भी स्पेशली इंडिया हेल्प कर रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए, इंडिया की फेम के लिए। वैसे हमारे पाकिस्तान में लाइक इंडिया को उस क्लास में नहीं रखा जाता, बट आई थिंक हमें इस चीज़ पे जज नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री को। लाइक अगर हम इस फील्ड में आए तो ये टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट है, और आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है, और ये ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमारी नेशन पे भी और बाकी नेशंस पे भी बहुत अच्छा है। तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। में इंडिया इस पोजीशन में हो जाएगा विद द अमेरिकन असिस्टेंस इन अ वे कि इंडिया, अमेरिका जो है वो इंडिया के रास्ते में रुकावट नहीं होगी। व्हाटएवर इंडिया विल हैव एन एम्बिशंस इन द रीजन, सो इंडिया विल आस्क फॉर डेफिनेटली एन ऑटोनॉमी इन इट्स ओन रीजन। इंडिया अपने रीजन में जो है वो ऑटोनॉमी की बात करेगा, और ऑटोनॉमी की बात इस सेंस में करेगा कि वो कहेगा कि जी आप जरूर इस खिते में जो मर्जी प्लान करें, लेकिन हम भी जो अपने बायलैटरल ताल्लुकात इन ममालिक के साथ रखते हैं उसमें अमेरिका या बाकी कोई मुल्क जो है वो उसमें इंटरफेरेंस ना करें। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस सेंस में कि इंडिया अपने आप को देखें, आज तक तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, भले राफेल हो, भले F-400 हो, भले जो ड्रोन्स हो, HP ड्रोन्स फ्रॉम इसराइल से हो। सो इंडिया जो स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी, आर्ट टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट कर रहा है। बाकी जो है वो इंडिया जो छोटे ममालिक हैं जिनके छोटे इस बड़े इंटरेस्ट नहीं है, उनको जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। दूसरी कंट्रीज पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, कहाँ से जो है इतनी ज्यादा मोटिवेशन और इतनी ज्यादा जो है मैन लेबर आ रही है, जो इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है? देखें, इंडिया फ्रैंकली स्पीकिंग इज ए गुड नेशन, लाइक हार्ड वर्किंग नेशन। तो आई थिंक हम लोगों को किसी भी चीज़ का, किसी भी नेशन का जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो हार्ड वर्किंग है, और हमें उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हम लोगों को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों का नाम हो। हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है, हमारे पास लोगों के पास चीज़ें इतनी डिफिकल्ट हो गई, रॉ मटेरियल इतना महंगा है, तो हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? हमारे लाइक अगर मैं उर्दू ज़बान में बोलूँ तो क्या, आई डोंट नो, बट हमारे वारे में ही नहीं आता ना, तो एक्सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, इंडिया की ये जो मिसाइल की हम बात करें, ब्रह्मोस की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिंग और उसके बाद एक्सपोर्ट भी इंडिया खुद करेगा फिलिपिन को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से देखेगी इस चीज़ को, इटसेल्फ इंडिया की लेबर को, इंडिया को कितना फायदा होगा? क्या लगता है, क्या इमेज रखती है आप? इंडिया की इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी और अपग्रेड हो जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अगर वो अपनी ही मेड इन इंडिया करने लगेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। वो बहुत और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो गई है। क्या भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी या भारत की जो मिसाइल सिस्टम है वो
अच्छा होता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती जा रही है कि मुख्तलिफ कंट्रीज उनके साथ मतलब डील्स कर रही हैं और उनका जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी है वो खरीदना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में। क्या आज की डेट में हम कह सकते हैं कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी क्वालिटी का है? नो डाउट, देखें उनका जो बजट है, जिनका डिफेंस बजट है वो इतना बड़ा है कि वो अगर टेक्नोलॉजी खुद भी नहीं बना सकते तो कम से कम उसको बाय कर सकते हैं। और जब वो कोई टेक्नोलॉजी बाय करते हैं तो मैंने उनका ये खास तौर पे देखा कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जो है, देखें जैसे तैसे भी है, द मैन हैज टुक द कंट्री टू द न्यू हाइट्स। उसकी वजह यह है कि उसने देखें, आप अपना क्रिटिसिज्म जरूर करें। हम एक चीज पे अगर किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो दूसरी चीज पे जगह पे उनको, इफ समवन इज वर्किंग गुड तो वी मस्ट एप्रिशिएट एंड वो करना चाहिए। लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहते हैं ना, वो उसने इंडिया को उठाया है और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात कर रहा है। सोचे इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था, फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस, क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगाए। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले अगर आप कुछ सालों से देखो ना तो यूरोप का कोई भी कंट्री पाकिस्तान को हथियार बेचने से सीधा मना कर देता है। अब सीधी बात है, यहाँ पर एक सबसे पहला एंगल तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है। तो अगर मान लीजिए कि आप इंडिया को सप्लाई करते हो और इंडिया से आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है तो पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करने का एक रीज़न आपको वैसे ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया का भी फोर्स है, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे स्वीडन हो, जिनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, इंडिया ने यहाँ पर सीधा कह दिया है कि भाई अगर आपको यहाँ पर ठीक से बिजनेस करना है इंडिया के साथ और बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करना है पर आने वाले दिनों में ये बिजनेस बढ़ता ही रहेगा तो आपको पाकिस्तान के साथ थोड़ा अपना जो बिजनेस है वो कट ऑफ करना पड़ेगा। यही बात है क्योंकि फ्रांस देखिए 1965 की वॉर में और 71 की वॉर में भी फ्रांस जो है वो पाकिस्तान की साइड ही था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब जो ये सारे कंट्रीज इंडिया की फेवर में आ रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी और पैसा अच्छी चीज़ें यहाँ पर करवा लेता है और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था, फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस इंडिया के लिए, क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली। एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगा जाता है। सोचे इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। मेरे हिसाब से जो यूरोपियन यूनियन है, दे आर कंफर्टेबल विद इंडिया। आई एम गोना बी स्ट्रेट, दे आर कंफर्टेबल, वी आर नो वे। आई वुड से कि इंडिया जो है वो आपको बैकफुट पे लेता जाएगा और वो ऑलवेज लेता जाएगा। बेशक वो आप उसको वो हिंदुता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन ये होगा, ये है, ये रियलिटी है। हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा। स्मार्ट इंडिया इज ऑलवेज स्मार्ट। आप उनकी मार्केट चेक करें, उनकी मार्केट में अगर आप इंग्लैंड के हिसाब से देखें, ऑल टेलीकम्युनिकेशन उनकी इंडिया में है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी मच लाइक, इनका जो इंटरकनेक्शन है वो बहुत अच्छा है आपस में। यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उसकी प्रेसिडेंसी आ गई है फ्रांस के पास। फ्रांस के पास आई, उसके बाद अब आगे अगले 6 महीने यूरोपियन यूनियन का जो काउंसिल है उसको फ्रांस हेड करेगा। ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब फ्रांस का डायरेक्ट पंगा हुआ
है। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि फ्रांस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब रह चुके हैं। अगर आप रीसेंट पास्ट में देखिए तो टीएलपी ने जो फ्रांस और उसके एम्बेसडर को निकालने के लिए जो प्रोटेस्ट किए थे पाकिस्तान में, उसके बाद और उस दौरान हमने देखा कि फ्रांस के जो एम्बेसडर्स थे उनकी तरफ से, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से कुछ इस तरह की बातें की गई और जवाब दिया गया पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के ज़रिए। यहाँ से कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने जो ट्वीट्स की थी उनका भी उस तरफ से जवाब आया। ये सब कुछ होता रहा तो कोई रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये सवाल जो उठाया है कि क्योंकि एक तो फ्रांस के पास प्रेसिडेंसी आ गई, वो ये कर सकता है, और वो बाकी तमाम यूरोपियन यूनियन जो है उस पर ये दबाव डाल सकता है, उनको प्रेशराइज कर सकता है। अगर ये फैसला कर ले फ्रांस एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंसी उसके पास है, तो वो बाकी यूरोपियन यूनियन को इस बात पर कायल कर सकता है, उनको इस बात पर ला सकता है कि पाकिस्तान को जो भी हथियार वहाँ से फराहम किए जाते हैं, वेपन्स, उन सब पे पाबंदी लगा दी जाए और वो उन सबको फिर वो मानना पड़ेगा।